Hello and welcome to everyone. So today we are going to start the daily newspaper discussion 5th मई के लिए, ठीक है। ओके, सो आज देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक हैं। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर वी हैव कोविड इन एशियाटिक लायन। तो अभी देखो, हमने देखा है कि कोविड बहुत ज़्यादा हमारे बीच में इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अभी एनिमल्स के अंदर भी देखा गया है। साइंस एंड टेक के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, देन फ्लॉज इन सूत्रा, ईवीडी इबोला वायरस डिजीज़, देन एनजीएफसी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है। देन इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स, इसके बारे में देखें क्या अभी एक्शन लिया गया। देन आईआर के अंदर देखेंगे सैंक्शन ऑन म्यांमार, देन इंडिया यूएस मिलिट्री एग्रीमेंट, जो बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन पॉलिटी के अंदर मेट्रोलॉजी जो वेट एंड मेजर के लिए किया जाता है, फायर एंड पब्लिक बिल्डिंग। तो ये सब देखने के लिए हमने आज लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो पेज नंबर 1 के ऊपर अगर आप द हिंदू के ऊपर देखोगे तो वहाँ पे लिखा है सप्लाई ऑक्सीजन और फेस कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने, हमने पहले भी देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे एक्शन लिए। उसके बाद अपनी ये वाली मद्रास हाई कोर्ट, वहाँ पे भी उसने इलेक्शन कमीशन के लिए एक्शन लिया है ना। देन अपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे भी बहुत सारा स्ट्रिक्ट एक्शन देखे गए अभी कोविड को लेके, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी को लेके। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने अभी बोला है कि सेंटर को कि या तो आप ऑक्सीजन सप्लाई करो या आपको कंटेम्प्ट के लिए जो भी होगा उसका वो फेस करना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो ये सिर्फ न्यूज़ है, अभी देखते हैं सेंटर का क्या रिप्लाई आता है, उसके बाद हाई कोर्ट क्या करती है। तो जब वो हाई कोर्ट कोई एक्शन लेगी तो हम उसके बाद उसके अंदर देखेंगे टोटल क्या अभी सिचुएशन है। जैसे अब यहाँ पे 700 MT जो मेट्रिक टन है, इतनी ऑक्सीजन पर डे चाहिए, लेकिन मिल्क बहुत कम रही है, 490 है ना, एंड रिवाइज 590, तो वो भी नहीं पहुँच रही बहुत सारी। तो ये हमने ऑलरेडी पहले ऑक्सीजन के जो डिफरेंट टाइप है ना, मेडिकल ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के अंदर डिफरेंस क्या ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ पहले क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट हमने ये देखा अभी रिसेंटली क्लासेस के अंदर। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल करवाई थी कि कैसे, जैसे मान लो अपना जम्मू कश्मीर वाला है ना, जो 370 वाला, वो भी केस पेंडिंग है। देन सीए वाला केस, उसके अंदर भी, इवन अपना फार्मर्स के केस के अंदर भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है ना। वो भी कमेटी के अंदर जो भी मेंबर थे वो न्यूट्रल नहीं थे। तो ये सारे इशू वहाँ पे चला और वहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ कोर्ट का, है ना। तो यहाँ पे जब न्यू सीजेआई आए हैं, ठीक है जी, अब उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिखाए हैं कि जैसे एनवी रमन्ना जो न्यू सीजेआई है, तो उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, गार्डियन ऑफ राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके राइट को गार्ड करना है। देन अब जैसे जर्नलिस्ट है सिद्दीकी कपन, है ना, यूपी के अंदर अरेस्ट हुए थे अपना हाथरस केस के मामले में, वहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया था गवर्नमेंट ने। तो अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थी, ठीक है, तो उसके लिए दिल्ली भेजा गया। पहले यहाँ पे परमिशन वगैरह मिल नहीं रही थी इतनी। तो एक पॉजिटिव चीज़ है जो अभी दिखाई गई है, तो हमें मेंस के लिए काम आएगी। हमने जो एग्जांपल कोट करनी है कि वहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट केसेस है ना, जैसे जम्मू कश्मीर वाला केस है, अब तो वो यूटी बन गई और ये वाला उसके ऊपर वर्डिक्ट कुछ है नहीं। देन टॉक स्ट्रेट ट्रू टू सेंटर, तो यहाँ पे कोविड-19 के ऊपर भी जैसे पहले कोर्ट ने कुछ इतना एक्शन नहीं लिया, तो अभी यहाँ पे ये भी बात की गई है और ये भी बोला गया कि राइट टू लाइफ, है ना, जो आर्टिकल 21 है, तो ये प्रीशियस है फंडामेंटल राइट। तो ये इसको प्रिजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये इन्होंने बोला अनकंडीशनली ये अंडर ट्रायल है, जो अंडर ट्रायल है, जो अभी कन्विक्ट नहीं है। बहुत सारे अराउंड इंडिया के अंदर अराउंड 67% डिफरेंट डेटा आता है ना। तो वहाँ पे अराउंड 67% मतलब 2/3 अपने इंडिया के अंदर जो अंडर ट्रायल हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको बेल नहीं मिलती, पैसा नहीं होता और उनको पता भी नहीं होता कि क्या क्या हमारे पास जो वेरियस वी कैन से के राइट्स हैं, है ना, यहाँ पे वो बेल ले सकते हैं। तो अमीर लोग ले जाते हैं, वो अभी भी जेल के अंदर हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट सी फ्लॉज इन सूत्रा, तो अभी हमने रिसेंटली अप्रैल के एंड के अंदर सूत्रा मॉडल पढ़ा था, उसके अंदर जो भी डिफरेंट चीज़ें थी वो पढ़ी थी। तो वहाँ पे अभी ये बोलते हैं कि जो सूत्रा मॉडल है उसने जो भी प्रोडिक्शन की हैं वो उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो फ्लॉज देखेंगे, ऐसा जब आपको प्री के अंदर मेंस के अंदर फ्लॉज के लिए एक आधी एग्जांपल चाहिए। प्री के कंटेक्स्ट के अंदर आपको सूत्रा मॉडल पता होना चाहिए। डेथ नो लेस देन अ जीनोसाइड, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब देखो ये भी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट
इफेक्ट हुई पड़ी है। और हाई कोर्ट का रोल देखो कितना है ना स्टेट के अंदर। एक तो ये है कि जो हाई कोर्ट है वो स्टेट का उसको जो लोकल कंडीशन है बेटर पता होती है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि हाई कोर्ट को आगे आके काम करना चाहिए। और 3 हाई कोर्ट की हमारे पास एग्जाम्पल हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने भी यही बोला है कि ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर कि जो आप दे नहीं रहे हो तो लोगों की डेथ हो रही है, वो एक जीनोसाइड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये कवर किया हुआ था जीनोसाइड वाला टॉपिक के जीनोसाइड कन्वेंशन के बारे में। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं अगर किसी ने नहीं कवर किया। तो जीनोसाइड के अंदर है क्या? पहली बात तो ये कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन और कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन पनिशमेंट फॉर क्राइम ऑफ जीनोसाइड। क्या बहुत सारे लोगों को ऐसे इकट्ठे मार रहे हो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस है ना, जैसे तो जैसे मान लो यहाँ पे नेशनल, एथनिकल, देन रेशियल, रिलीजियस ग्रुप, उनको आप टारगेट करते हो और मास वहाँ पे डेथ होती है। तो ये इसके अंदर डिफाइन किया गया। जैसे किलिंग, अब आपको प्री के अंदर क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से, यहाँ से स्टेटमेंट यूपीएससी उठा सकती है। किलिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप, क्या ये जीनोसाइड है? कॉजिंग सीरियसली बॉडीली और मेंटल हार्म करना मेंबर ऑफ ग्रुप को। अब ये मान लो सपोज करो आपको यूपीएससी ने बता दिया जीनोसाइड क्या है, ए बी है ना, ऐसे आपको स्टेटमेंट आ गई। तो सेकंड बी है बॉडली हार्म करना, ये भी उसके अंदर है। ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रक्शन इन होल और पार्ट, मेजर इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ विद इन ग्रुप, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है। फोर्सिबली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन, मतलब ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन फोर्सिबली अगर करोगे तब ये उसके अंदर डिफाइन किया गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या एक्ट शैल बी पनिशेबल। ठीक है। क्या क्या पनिशेबल है इसके अंदर? जीनोसाइड करोगे तब भी पनिशेबल है, कॉन्स्पिरेसी करोगे क्या है ना जीनोसाइड कमिट करने के लिए तब भी, डायरेक्ट एंड पब्लिक इंसाइटमेंट, लोगों को उकसाना कि भाई आप जीनोसाइड करने के लिए, वो भी है। देन अटेम्प्ट टू कमिट जीनोसाइड, अटेम्प्ट करना है ना, ये भी है इसके अंदर। देन कॉम्प्लिसिटी इन जीनोसाइड, ये भी इसके अंदर ही आता है। तो हमने ऑलरेडी ये किया भी होता है। कंडीशन, अगर मान लो कोई स्टेट इसको कंट्री रेटिफाई करती है, अब वो उस कंट्री को कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी। जैसे उसको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि हाँ उसकी कंट्री के अंदर जीनोसाइड नहीं होगा, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं मारा जाएगा। ठीक है जी। ऑब्लाइज टू प्रिवेंट जीनोसाइड, ठीक है, जो ये सारा बताना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे इसको भी पावर मिलती है। जैसे अपना म्यांमार वाला केस है, म्यांमार के अंदर जीनोसाइड का केस के अंदर आईसीजे के अंदर केस गया हुआ है, रोहिंग्या वाला केस है जो। ठीक है जी। स्टेट मस्ट पनिश जीनोसाइड, उसको अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर जीनोसाइड होता है तो उस कंट्री का जो एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसको वहाँ पे उन लोगों को पनिश करना पड़ेगा। इनएक्ट नेसेसरी लेजिस्लेशन, लॉज बनाओ जो भी ज़रूरी है। मस्ट इंश्योर इफेक्टिव पेनल्टीज़, और उसके बाद उस बंदे की पेनल्टी जो भी लगेगी वो ज़रूरी है। ठीक है जी। देन अगर मान लो स्टेट, जैसे मान लो किसी ने जीनोसाइड कर दिया है ना, कोई लोग हैं जिनको इन्होंने पकड़ लिया कि इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका ट्रायल होगा उस कंट्री के अंदर, जो भी उस कंट्री के अंदर कोर्ट है। अगर नहीं बात बनती, ठीक है, तो इंटरनेशनल पेनल ट्रिब्यूनल वहाँ पे इसके लिए जाया जाएगा। ठीक है। एक्स्ट्राडिशन, मान लो अगर यहाँ पे कोई बंदा जीनोसाइड करता है और वो चला गया आपका यूके, तो यूके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वापस इंडिया के अंदर भेजना, दैट इज़ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ना। तो ये भी है। उसके बाद ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कि कहीं ना कहीं कुछ जीनोसाइड हुआ है ना, या फिर जैसे मान लो कोई लोग है, जैसे म्यांमार से इंडिया आ गए, तो इंडिया उनको फोर्सिबली वापस ना भेजे। ठीक है जी। ऑल दो इंडिया ने रिफ्यूजी कन्वेंशन नहीं साइन की हुई, लेकिन फिर भी बहुत सारी, हमने कल की क्लास के अंदर कवर किया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे कोर्ट ने भी बोला है। ठीक है जी। ओके। अब जीनोसाइड लॉ इंडिया के अंदर क्या है, जैसे गोधरा राइट वगैरह 2002, देन सिख वायलेंस 1980s है ना, ये सब हुआ हमारे पास आईपीसी सीआरपीसी है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं है। इवन जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत सारी लिंचिंग होती है ना, बहुत सारे मास आता है और एक बंदे को मार के चला जाता है, हमारे न्यूज़ के अंदर डेली रहता है। वहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसी खास प्रोविज़न नहीं है कि सभी लोगों को कन्विक्ट किया जाए, है ना। तो यहाँ पे भी अगर लार्ज गैदरिंग है, वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है, प्रोविज़न ही नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हमें बहुत सारा इशू आता है। यूएस सैंक्शन में इस पर अडानी टू एग्जिट म्यांमार, तो ये देखेंगे, हमने काटसा के बारे में पढ़ा था कि मान लो आप रशिया, देन दिस नॉर्थ कोरिया, ईरान है ना, ऐसी कंट्रीज उसके कंटेक्स्ट में पढ़ा था। इसको थोड़ा सा मैं बताऊँगा उसी के साथ में आगे आएगा। ई कॉम, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर है ना,
ड्राइविंग, ब्लू ग्रे कॉलर जॉब है ना, जैसे वाइट कॉलर जॉब होती है, ब्लू कॉलर जॉब होती है, मैनुअल लेबर, ग्रे कॉलर इन बिटवीन रहती है, ठीक है जी। तो इनका भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जैसे मान लो अभी कोविड है, कोविड के अंदर तो आपको पता है हेल्थ केयर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इनकी जॉब की डिमांड बढ़ गई है, तो यहाँ पे काफ़ी जॉब्स हैं। बाकी केसेस के अंदर इकॉनमी के अंदर कम है जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जैसे ब्लू और ग्रे कॉलर मैनुअल जॉब वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इतना ही है, कुछ बहुत बड़ा डेटा हमारे पास नहीं है यहाँ पे हम कुछ बात कर सके, क्योंकि ये बहुत ही सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल का डेटा है, ठीक है जी। तो आपको बस इतना याद करना है ये इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है बस ऐसा, क्योंकि अगर फुल ईयर का डेटा हो तो ये बढ़िया रहता है, हमें जो मेंस में कोट करना होता है। थोड़े से शॉर्ट स्पैन के लिए अगर मान लो आप जब मेंस लिख रहे हो तब ये जॉब की डिमांड कम हो गई तो फिर आपका डेटा वो रेलिवेंट इतना रहता नहीं, या तो आपको मंथ भी याद करना पड़ेगा, है ना। तो चलो खैर, अगर कोई डेटा बढ़िया आया तो ये याद करेंगे। तो कोविड इन एशियाटिक लाइन, तो देखो ये एशियाटिक लाइन के अंदर भी कोविड आ गया है, ठीक है जी। जो एशियाटिक लाइन है हैदराबाद जू के अंदर, ठीक है जी, वहाँ पे जू के अंदर जो लाइन है तो उनको वो अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। कैसे पता किया हमने? RT-PCR टेस्ट, मैंने ये डिटेल के अंदर ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है जी। तो अब ये सेंटर फॉर सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, इसकी जो लेबॉर्ट्री है जिसको लैकोन्स बोलते हैं, लैकोन्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसने ये इन्फॉर्म किया कि भाई हमने इनका टेस्ट किया है, अब इसके बाद ये कोविड पॉजिटिव है। उसके बाद अपना काम आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो इंडिया के अंदर जू हैं जितने उनको मैनेज करती है। और मान लो अपने एक जू से कुछ एनिमल बी जू के अंदर लेके जाने, उसके लिए भी सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये सब मैनेज करती है। तो यहाँ पे जो टेस्ट हुआ उसके बाद इसने भी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने कन्फर्म कर दिया कि इसके अंदर कोविड है। तो आपको प्री के अंदर याद रखना है, वो बोलेगा कि एनिमल को नहीं हो सकता, वो स्टेटमेंट गलत है, पहली बात। दूसरी बात, एशियाटिक लाइन के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं। IUCN का स्टेटस एंडेंजर है, साइट्स 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1 है। साइट्स के अंदर आपको पता है 3 अपेंडिक्स होती हैं। अगर मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर लेके जाना तब भी परमिशन लेनी पड़ती है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर भी पढ़ रखा है ना। डिफरेंट अपेंडिक्स हैं, जो अपेंडिक्स 1 है वहाँ पे मैक्सिमम उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो अब ये रहते कहाँ हैं? गिर फॉरेस्ट गुजरात ओनली, यहाँ पे आपको ये UPSC के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ड्राई डेसिडस ग्रासलैंड के एरिया के अंदर रहते हैं, कार्निवोर्स हैं, ये तो हमें पता है। अब थ्रेट क्या है? ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है। प्रोटेक्टेड एरिया अगर देखें, गिर सेंचुरी है, गिर नेशनल पार्क है, पनिया सेंचुरी है, मितालिया सेंचुरी है, गिरनार सेंचुरी है, तो यहीं पे हैं सारी, ठीक है जी। तो सेंसस, जो पहला सेंसस हुआ था 1936, उसके बाद 13 2010 दैन 2015, तो अभी 2020 के अंदर होना था सेंसस, लेकिन ये फुल फ्लेज सेंसस नहीं हुआ ये, ठीक है। पुनर्वलोकन बोलते हैं इसको, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। वो हुआ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोविड के चलते लॉकडाउन था। सेंसस कौन करता है? मेनली गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बहुत सारे NGO रिसर्चर वगैरह ट्रांसपेरेंसी के लिए इनको लेके आया जाता है। मेथड कौन सा होता है? जैसे फीकल DNA सैंपल है ना, जो फीसेस हैं उनके, देन हेलीकॉप्टर सर्वे कर दिया, मार्क रिकैप्चर, मतलब आपने एक एनिमल को पकड़ा उसके ऊपर मार्क लगा देते हैं, वो वाइल्ड लाइफ के अंदर चला जाता है, जंगल के अंदर चला जाता है, वाइल्ड के अंदर, है ना, फॉरेस्ट के एरिया के अंदर चला गया। उसके बाद आपने क्या किया? जैसे मान लो आपके पास, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मार्क रिकैप्चर के अभी मैं बताता हूं आपको। पग मार्क है ना, उसको देखते हैं। बीट मेथड, मतलब आप जैसे पानी पीते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जो लाइन है ये बेसिकली दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार पानी पीता है। तो यहाँ पे एक बार पानी तो वहाँ पे देखते रहते हैं कि कितने लाइन आए। मान लो अगर 10 लाइन आए तो इट मीन्स कि हमें पता है कि 24 घंटे के अंदर लाइन एक बार पानी पीता है, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि इस एरिया के अंदर 10 लाइन है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मार्क रिकैप्चर मेथड क्या होता है? ये बेसिकली मेनली फिशेस को यूज़ किया जाता है, फिशेस के लिए, ठीक है जी। व्हेल का नंबर काउंट करना है आपने या कुछ ऐसा करना है, यहाँ पे किया क्या जाता है। तो इस जैसे मान लो आपने बहुत सारी व्हेल्स हैं, है ना, मान लो आपने 10 पकड़ दी, 10 की 10 आपने मार्क कर दी, ठीक है, उनके ऊपर मार्क लगा दिया। उसके बाद फिर आपने 10 पकड़ी, अब उनके ऊपर भी मार्क लगा दिया। विद द टाइम आप देखोगे कि फिर आपने 10 पकड़ी, उसके अंदर कितने ऐसी फिशेज हैं, वेल्स हैं जिनके ऊपर मार्क लगा हुआ है, कितनी ऐसी हैं जो अनमार्क है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आपने बहुत सारी फिशेस के ऊपर या वेल्स के ऊपर मार्क कर दिया, उसके बाद जब आप दोबारा पकड़ोगे तो ऐसा भी तो होगा कि कुछ उनमें ऑलरेडी मार्क्ड होंगी, तो उनकी रेशियो निकाली जाती है और उसमें नंबर काउंट किया जाता है कि कितना नंबर होगा,
ठीक है जी। तो ये हमें बताता है कि जैसे मान लो बार बार हमने सैंपल लेने स्टार्ट कर दिए, हमें 10 में से 6 आ रही हैं आपकी मार्क, 4 आ रही हैं अनमार्क, तो टोटल 10 हैं, तो यहाँ पे 60% मार्क है, तो उसका 100% कर देंगे तो टोटल इतनी हो जाएंगी। ठीक है, तो यही करते हैं ये काम। तो ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्क रिकैप्चर मेथड आपने ये याद करना है, ये सेंसस के लिए होता है, बस इतना आपने याद करना है। कैसे होता है थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया। ठीक है जी। अब कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, ये भी एशियाटिक लाइन के अंदर आया था। ठीक है, ये अभी 2 साल पहले न्यूज़ के अंदर था। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है जी। एयरबॉर्न, इन्फेक्टर डॉग, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, मदर टू ऑब्जर्विंग, मतलब जैसे एयर बॉर्न से, मतलब एयर से भी लाइन को हो सकता है, ठीक है, लाइन से और बाकी भी एनिमल को हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, असम के अंदर भी ये देखा गया था। तो मदर टू ऑब्जर्विंग है ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। देन कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी ये फैलता है, इन्फेक्टेड डॉग से भी फैलता है। सिम्टम क्या, वाटरी आइज, लंग्स, फीवर, वॉमिटिंग। ट्रीटमेंट ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वैक्सीन है। ठीक है, 23 एशियाटिक लायन डेड हुए थे इसके चलते गुजरात के अंदर, तो हम यूएस से मेनली इसकी वैक्सीन इंपोर्ट की थी उस टाइम के ऊपर। ठीक है जी। तो ये हमें थोड़ा सा इसके अंदर याद क्या करना है, एक तो वायरल डिजीज़ है CDV, ये तो चलो हमें पता ही है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट आपके इसके ये कि वो बोलेगा सिर्फ लायंस को ही हुई है, नहीं ऐसा नहीं है, और भी एनिमल्स के अंदर देखिएगी, तो ये भी आपने ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो 2020 का सेंसस हुआ। पहले तो देखो हमने बताया हर 5 साल बाद होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे। तो 2020 के अंदर भाई अपना हुआ नहीं वो। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टाफ ने ऑब्जर्वेशन की जिसको बोलते हैं पूनम अवलोकन, पूनम अवलोकन। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि भाई हुआ क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये रीज़न क्या है इसका। रीज़न आपका ये है कि जो हर 5 साल बाद होता है, लेकिन पोस्टपोन हुआ, लॉकडाउन लग गया था, है ना, तो उस 2020 के अंदर टाइम था सेंसस करने का, लेकिन हुआ नहीं इसी कारण से। अब दूसरी रिपोर्ट ये थी, जैसे ब्रॉन्क्स जू है न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ पे भी कोरोना वायरस टाइग्रेस के अंदर चला गया था। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि क्या ये लायन ही एक ऐसा है जहाँ पे फैला है, नहीं, और भी एनिमल है, यहाँ पे एक टाइग्रेस की एग्जाम्पल है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है हमने। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। ओके, पहले देख लेते हैं, ये देखो 1990 का डेटा है, 95 2001। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है 5, देन 2010 15 20, तो 5 साल ऑन एवरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अगर हम बात करें, 284, 304, 327, 359, 411, 523, 674, है ना। तो ये हमारे पास आ गया डेटा। अब आपसे ऐसा नहीं है कि यूपीएससी पूछेगी हाँ कि कितना, यहाँ तो यूपीएससी ये पूछेगी कि एज कम्पेयर टू 2015 नंबर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। या वो पूछेगी लास्ट 1 डिकेड या 2 डिकेड, है ना। अगर 2000 से ले लें तो 2000 से ले ले 327, उसके बाद 59 बढ़ा है, 411 बढ़ा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि वो बोलेगा भाई इन लास्ट 2 डिकेड्स द नंबर ऑफ लायंस कंटिन्यूसली स्पॉन्टेन, है ना, इंक्रीज्ड इन गुजरात, है ना। तो ये अपनी स्टेटमेंट बन गई एक। तो क्या ये सही है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। क्या वो ऐसा के बीच में कभी कभी किसी सेंसस के अंदर कम हुई है, नहीं, ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, या कंसिस्टेंटली इंक्रीज है, या कुछ भी, मतलब वर्ड तो उनकी मर्जी है क्या यूज़ करना है, मतलब मैटर हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ये पूनम अवलोकन क्या है। ठीक है जी। देखो कुछ स्टाफ ऑफिसर्स हैं, ये आपको पता है फील्ड स्टाफ ऑफिसर्स हैं, वो अपने अपने एरिया के अंदर रहते हैं, है ना। तो उनका एक ज्यूरिसडिक्शन है। अब उनको बोला जाता है कि आप 24 घंटे, है ना, जिस दिन अपने मतलब नंबर काउंट कर रहे हैं, उनको बोला जाता है आप वहाँ पे देखो कौन से दिन में फुल मून ये है अपना। ठीक है, अगर ये अपनी मान लीजिए अर्थ है तो ये सन है, सन और अर्थ के बीच में जो आता है मून, ये न्यू मून है। अब देखो सन यहाँ पे पड़ेगा, है ना, ये वाली साइड जो है ये है डार्क, यहाँ पे देखो। तो इट मीन्स कि जो हमें डार्क ही दिखता है यहाँ पे, तो डार्क साइड मून की दिखती है। लेकिन यहाँ पे अगर फुल मून के टाइम पे जाएं तो यहाँ पे बहुत ग्लो करता है। और इस अगर आप यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर पिक्चर भी देखोगे तो फुल मून की आपको बिल्कुल ऐसा, मतलब मून चमकता है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे दिन रात में अच्छी खासी रोशनी रहती है। तो ये फुल मून के टाइम पे ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है जी। ये डेवलप किसने किया था,
पूनम अवलोकन, ये डेवलप किया अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2014 के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जो 2015 सेंसस के हुआ था उसके लिए इसको यूज़ भी किया था, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि भाई आपने कैमरा लगा दिया बस उससे काउंट हो जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट मेथड लगाने पड़ते हैं, उसके बाद उनका बैठ के उसके बाद टोटल किया जाता है कितना नंबर होगा, वो एस्टिमेशन बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर रहती है, ठीक है। अब ये पूनम अवलोकन आपका जो नॉर्मल सेंसस है उससे कैसे डिफरेंट है। पहली बात तो अगर हम बात करें लाइन सेंसस की, जैसे मान लो नॉर्मल सेंसस होता है वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट वॉलंटियर बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूनम अवलोकन के अंदर इतने लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। अब लाइन सेंसस आपका नॉर्मली 2 दिन से ज़्यादा चलता है, लेकिन पूनम अवलोकन हमने देखा फुल मून मतलब 1 दिन के लिए चलता है। यहाँ पे ब्लॉक काउंटिंग मेथड होता है। ब्लॉक काउंटिंग मेथड क्या है, वही मेथड है जो बीट मेथड मैंने आपको बताया कि पानी के पास है ना वाटर पॉइंट, वहाँ पे आपको वाटर पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, बहुत सारे आपके लाइन आएंगे पानी पी के जाएंगे, तो दिन में कितने आते हैं उससे एस्टिमेट लगाया जाता है कि एक बार ऑन एवरेज पानी पीते हैं, ठीक है, तो कितना पानी पिया या क्या पिया, उनकी पिक्चर वगैरह लेनी है, जो क्या भी लेना वो सारा इसके अंदर रहता है। तो ब्लॉक काउंटिंग मेथड तो आपको यूपीएससी प्री के लिए क्या याद रखना है, ब्लॉक काउंटिंग मेथड किसके लिए है ना, ये सेंसस के लिए है, तो लाइन सेंसस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं पहले यहाँ पे, अगर आपको एक यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊंगा, ये देखो सेंसस और पूनम अवलोकन के अंदर यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेंसस अपना 2 दिन से ज़्यादा चलता है, ये 24 घंटे। यहाँ पे बहुत सारे लोग, फॉरेस्ट स्टाफ है अपना, एनजीओ एक्सपर्ट, वाइल्ड लाइफ एंथुसियासिस्ट, जैसे मान लो अब एनजीओ वगैरह, ये वाइल्ड लाइफ एंथुसियासिस्ट जो है मतलब जिनका इंटरेस्ट है ना इसके अंदर, तो वो सारे बुलाए जाते हैं। अब ये एक तो ये इससे बेनिफिट होता है कि वो हेल्प करते हैं, दूसरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है कि हमने जो सेंसस किया, क्योंकि बहुत सारी कंट्री, जैसे हमने टाइगर का किया, हमने बोला हमने डबल कर दिया नंबर, तो फॉरेन कंट्रीज़ बहुत सारा हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई आपने मेथड अच्छा नहीं यूज़ किया, आपके ऐसे कैसे नंबर इंक्रीज़ हो गए। तो ये सब के लिए हमें और भी लोग चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहे। हाँ हुआ है, यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट स्टाफ ही होता है। ये ब्लॉक काउंटिंग मेथड है ना, यहाँ पे लाइन ट्रैकर या नो चांस साइटिंग है ना, ऑन चांस साइटिंग सॉरी, मतलब कि आप बाहर निकला आपका स्टाफ, ठीक है, 1 दिन के लिए, तो यहाँ पे बाई चांस जो आपने देख लिया लाइन, तो वो उसका काउंट हो गया है ना। तो बेसिकली ये चांस मैटर ही है। तो अगर आप दोनों में से मैं कंपेयर करूँ तो जो बेटर है ना, अगर बोले एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी आपकी होगी ये सेंसस की, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पे पूनम अवलोकन के अंदर बाई चांस है, अगर मिल गई आपको लाइन तो वहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं हैज़ अ लाइन सेंसस एवर पोस्टपोन बिफोर, क्या इससे पहले हुआ है? पहला हमने ऑलरेडी पढ़ा है 1936 के अंदर हुआ, नवाब ऑफ जूनागढ़ ने, ठीक है जी। 1965 के अंदर जो रेगुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है इसको, 6th 8th एंड 11th सेंसस ये डिले हुए थे, बहुत सारे रीजन थे। 2015 सेंसस वहाँ पे 523 काउंट हुए, उसके बाद 12 की डेथ भी हो गई थी, ठीक है जी। तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से एंड बेबियोसिस से। तो ये आपने ये बताना है कमेंट के अंदर, ये क्या बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है ना। हमने ये पढ़ लिया कि ये वाली वायरल डिजीज़ है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में अंदर बताया। तो यहाँ पे हमें ये क्या याद रखना है, हमें याद रखना है हाँ पहले भी डिले हो चुका है पास्ट के अंदर, बस इतना याद रखना है। अब सेंट्रल जू अथॉरिटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत मतलब चांसेस रहते हैं यूपीएससी पूछ ले। तो ये किसके अंदर, पहले तो ये पूछा जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972। दूसरी बात, अब इसका काम क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक जू से एनिमल, हम आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ये इस जू से एनिमल को दूसरे जू में शिफ्ट किया गया, वो क्या है, वो इसकी जैसे एंडेंजर कैटेगरी है, जैसे मान लो शेड्यूल 1 और 2 है ना, यहाँ पे उनको रेगुलेट करता है। इंडिया फॉरेन, मतलब इंडिया से फॉरेन जू के अंदर भेजना है, उसके अंदर भी साइट्स की परमिशन तो लेनी पड़ती है, हमने ऑलरेडी पहले भी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसकी परमिशन भी लेनी पड़ती है, ठीक है जी। ओके, कंपोजिशन क्या है इसके अंदर, 10 मेंबर हैं, ठीक है, एक चेयरमैन है। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर और एनजीओ एक्सपर्ट ये सारे इसके मेंबर बनते हैं, लेकिन रिसेंटली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिकॉन्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे एक्सपर्ट और इंक्लूड किए गए, कौन से, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, दिल्ली के, यहाँ पे देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि अभी देखो अब बहुत सारे हम डीएनए का एनालिसिस भी करते हैं ना, तो डीएनए के बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे एनिमल की कैसे डेथ हुई क्या नहीं है, ये सब उसका सीक्वेंस पता करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसलिए ये इसको इंक्लूड किया गया। वो अभी बहुत सारे आने वाले टाइम में आप देखोगे जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर बहुत फोकस रहेगा।
लैकॉन्स लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर स्पीसीज, ये CSIR ने, ठीक है, वहाँ पे उसके अंदर है, तो लोकेटेड है हैदराबाद के अंदर। तो इस ये सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड CSIR के मिलके बनाई थी, और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश थी, तो उन्होंने भी इसके अंदर हेल्प की थी। तो यहाँ पे आपको CSIR हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसका चेयरमैन कौन है, बहुत फेमस है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, ये कमेंट में बताना आप, 2 बार हमने इसको कवर किया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ आपसे, ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया था इसका। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने ये पढ़ लिया ऑलरेडी कि भाई मेडिकल ऑक्सीजन है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। आपकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ऐसी है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के अंदर प्योरिटी ज़्यादा नहीं रहती है ना, मतलब जैसे मान लो अब नेचुरल है, इंडस्ट्री के अंदर आपको कंबशन और ऑक्सीडेशन वगैरह के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो आप इतनी ज़्यादा उसके अंदर प्योरिटी थोड़ी ना रखोगे, नेचुरल है, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के अंदर हमारे जो कंटेमिनेशन रहती है, कंटेमिनेशन है ना, कंटेमिनेशन रहती है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल ऑक्सीजन के अंदर क्या है, यहाँ पे कंटेमिनेशन नहीं रहती, कंटेमिनेशन नहीं रहती। तो अभी जो गवर्नमेंट ने बोला इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को आप मेडिकल के अंदर कन्वर्ट करो, तो बेसिकली उसके अंदर जो कंटेमिनेशन है उसको कम करना है मेनली, ठीक है, और थोड़ी बहुत कंपोजिशन चेंज करनी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपको कितने, अब मेडिकल ऑक्सीजन के अंदर कितने % ऑक्सीजन होती है, तो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट रहती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो पेशेंट है, पेशेंट के ऊपर भी है ना, अगर मैं बोलूँ कि 94%, अब इससे जो नीचे आई ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, तो पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए। अब एक पेशेंट हमारे पास ये है जिसका 90 है, दूसरा पेशेंट है जिसका 80 है, तो 80 वाले को नेचुरली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ऑक्सीजन की मेडिकल ऑक्सीजन से, 90 वाले का काम नॉर्मली थोड़ा सा चल जाता है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट रहती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 90+ ही जो मतलब इतनी ही ऑक्सीजन चाहिए, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक और आपने देखा, हमने ये भी देखा कि है ना, PSA भी देखा, जो प्रेशराइज सॉर्बेंट मेथड है, कि यहाँ पे स्विंग मेथड है बेसिकली, यहाँ पे हमने ये देखा कि हॉस्पिटल के अंदर वो लगा दिया, वो अब्जॉर्ब करता है एयर को और उसके अंदर उसको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्रायोजेनिक मेथड भी देखा हमने, क्रायोजेनिक मेथड के अंदर हमें लिक्विड के अंदर एयर को कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको सेपरेट करते हैं, ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे अब एक बात आ जाती है कि अब देखो इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के अंदर तो जगह नहीं है, तो वहाँ पे प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन लगी हुई है, हॉस्पिटल के अंदर जो लगे हुए हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन प्लांट, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इंडस्ट्री भी अपना क्रायोजेनिक और डिफरेंट मेथड से वो बना रही है, वो भी बेच रही है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन है अगर घर के अंदर ही, ठीक है, हम कुछ जुगाड़ कर सके, तो उसको नाम है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो इसको आप होम के अंदर ही, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एयर है, एयर को ये भी कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग करेगा, नाइट्रोजन अलग करेगा, ऑक्सीजन आपको सीधी मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत छोटे लेवल के ऊपर होता है ये काम। अब ये काम क्या करता है, ये एयर लेता है, उसको सेपरेट करता है ऑक्सीजन, एंड वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है पर्सन को। आपको पता है 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। ये अप टू 95% ऑक्सीजन उसके अंदर रहेगी, मतलब ऐसा नहीं कि ये 100% आपको ऑक्सीजन दे देगा या कुछ ऐसा दे देगा, 95% तक रहती है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है जी। अब ये जैसे मान लो 90% से नीचे गया है ना अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ब्लड के अंदर, तो यहाँ पे इसको ये रिकमेंड है, वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत नीचे चला गया तो फिर ये कामयाब नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर फिर हमें बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीजन चाहिए, ये दे नहीं सकता, ठीक है जी, ठीक है। जैसे हाउएवर इन केस ऑफ स्वेयर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ना, ऑक्सीजन वहाँ पे रिक्वायर है 99% प्योर, लेकिन ये कितनी प्रोवाइड करता है, अराउंड 95%। तो इट मीन्स जहाँ पे 99% चाहिए उस पेशेंट को कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपना हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उसका काम नहीं करेगा। तो अगर आपको UPSC में पूछती है कि ये रिप्लेस कर देगा, मतलब ये एवरी कंडीशन इट कैन बी यूजफुल और इट इज़ वेरी यूजफुल इन एवरी कंडीशन, है ना, वो गलत है। जो सीवियर केसेस हैं वहाँ पे ये नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे जो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, ठीक है जी, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आप काम कैसे करता है। इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिल्टर्स लगे हुए हैं, 2 काम लगे हुए हैं। तो जो कंप्रेसर है वो स्क्वीज़ करता है, जैसे AC के अंदर भी लगा होता है ना, वो एयर को प्रेशराइज करता है। तो प्रेशराइज किया एयर को, क्योंकि तभी वो अब्सॉर्ब भी होगी। उसके बाद जियोलाइट होता है मटेरियल, ये उसको
सेपरेट करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं कि इनका काम क्या है कि मान लो कोई ऑक्सीजन हमें चाहिए हो तो नाइट्रोजन को अलग करना है, तो ऐसे भी बहुत से हैं जो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है जी, और हमारे पास ऑक्सीजन बच जाती है और दूसरी गैसेस बच जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब ये टैंक के अंदर जाएगा और कैनुला, कैनुला जो मुंह के ऊपर लगा होता है, अगर यहाँ पे ये इसको समझ लो आप, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंदर ये अपनी चली जाती है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रेश आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब कब चाहिए? जब ब्लड आपका ड्रॉप हो 94% से नीचे, ठीक है। जो 88 to 99 है वहाँ पे भी, ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है ये, लेकिन बहुत नीचे होगी तब नहीं करेगा। तो और नॉर्मली कोविड पेशेंट को ये 5 लीटर से 10 लीटर वाला चाहिए। अब प्राइस इसका देखो आप कितना ब्लैक मार्केटिंग हो चुकी है ना, तो ये सारा काम है, इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत क्रिएट होती है, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं आगे फ्लॉज इन सूत्रा मॉडल। तो हमने ये सूत्रा मॉडल ऑलरेडी पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा आपको सूत्रा मॉडल के बारे में पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये डिटेल के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। सूत्रा मॉडल क्या है? ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, रिमूव्ड अप्रोच, सूत्रा, ठीक है जी। तो ये आपका IIT कानपुर एंड हैदराबाद ने ये बनाया है। इसके अंदर उन्होंने ये देखा कि भाई पहले जो, अगर आप वेव देखोगे वहाँ पे बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रह गए थे जिनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है ना, तो उन फैक्टर को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे मान लो एसिम्प्टोमेटिक है, अब वो उस टाइम पे ऊपर तो काउंट नहीं होगा आपका कोविड के अंदर, लेकिन विद द टाइम क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ है ना वो दूसरे को दे देगा, लेकिन उसके अंदर हो सकता है सिम्टम आ जाए। तो ये एक फ्लॉ रहता था, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा उसको रिवाइज किया। न्यू मॉडल के अंदर फिर क्या लेके आए, ऑल्सो काउंट द फैक्टर, जैसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, उसको भी इन्होंने बोला वो भी काउंट करना जरूरी है। 3 पैरामीटर बता दिए इन्होंने। एक बीटा, बीटा मतलब कॉन्टैक्ट रेट, ठीक है जी। हाउ मैनी पीपल, जैसे R0 फैक्टर, मतलब R0 फैक्टर क्या है कि एक बंदा कितने लोगों को आगे डिजीज़ करेगा। अगर 3 है तो ये 3 को करेगा, ये आगे 3 को करेगा, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है ना। तो ये है R0 फैक्टर। तो यहाँ पे कंटैक्ट रेट, कंटैक्ट रेट आपका जितना ज़्यादा होगा, मान लो एक बंदे को कोविड है, अब वो दूसरे 2 लोगों से मिल रहा है, तो इट मीन्स कि इसका कंटैक्ट रेट 2 मान के चलें, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये 3 को मिल रहा है तो 3 है, तो ये कंटैक्ट रेट जितना बढ़ेगा उतना आपका कोविड का जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है जी। दूसरा ये बोलते हैं कि जो बीटा वैल्यू अक्रॉस इंडिया हैज़ गॉन अप, ये बढ़ गई है, कॉन्टैक्ट रेट बढ़ गया है, ठीक है। अब पीपल बिकमिंग, क्यों? जैसे आपको पता पहली वेव, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला हमने कोविड को हरा दिया है ना, तो ये भारत विश्व गुरु बन गया। तो यहाँ पे विश्व गुरु के बाद लोग रिलैक्स हो गए कि भाई अब तो बन गए जो बनना था, है ना। तो उसके बाद बहुत सारी इन्फेक्शन आपने देखा होगा, पॉलिटिकल रैलीज, है ना, कुंभ मेला, दैन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसके कारण ये बहुत बढ़ गया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है किसके पैरामीटर, रीच, एक्सपोजर लेवल, है ना। अब कोविड ये बोलता है कि ये स्लो फैला है। क्यों फैला है? क्योंकि बहुत सारे हमने प्रोटेक्टिव मेजर लिए, आपने मास्क लगाया, घर में लॉकडाउन लगाया, ये सभी के कारण थोड़ा सा स्लो बढ़ा है। तो अगर मैं इसको दूसरी डिजीज़ से कंपेयर करूं कि ये कितना फैलेगा, उसके कंपैरिजन तो ये तब स्लो था जब हमने लॉकडाउन वगैरह लगाया हुआ था, है ना। तो इसलिए इसको मेथड से अलग देखना जरूरी है। एप्सिलॉन मेथड है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन को भी फैक्टर इन किया है ना। ग्रोइंग नंबर ऑफ डेली न्यू केसेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये कौन कौन सी चीज़ों को फैक्टर इन करता है प्री के लिए, ठीक है जी। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपने कि वो मॉडल एग्जैक्ट नहीं याद करना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। तो अब ये बात करते हैं फ्लॉज इन सूत्रा अप्रोच। ये सूत्रा अप्रोच क्या है, ये गवर्नमेंट बैक्ड मॉडल है। तो अब आपको मेंस के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा जहाँ पे वो बोलेगा कि भाई गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है ना और लूप होल ये बताओ, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट बैक्ड मॉडल सूत्रा मॉडल है, ठीक है। इसकी अप्रोच के अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो हमने जो एस्टिमेशन लगाई है उसके अंदर भी फ्लॉज हैं। बस इतना आपने एक एग्जांपल लिखनी है। जैसे इसने सेकंड वेव के टाइम के बोला था कि अराउंड 1 लाख केसेस जो अप्रैल के अंदर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो ये प्रोडिक्शन गलत होगी, प्रोडिक्शन ऑफ सूत्रा मॉडल। लेकिन ये आपको एग्जाम के अंदर मेंस के अंदर मत लिखना, है ना, भी इसकी प्रोडिक्शन गलत होगी। वो बोले यार ये कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट थोड़ी है ना, जो भी डिफरेंट है प्रोडिक्शन होती है, आगे ही ऊपर नीचे या क्या हो गया किसी को कुछ नहीं पता। तो इतना ये मतलब बेसिकली ये आपकी जो स्टेटमेंट है इतना वेटेज नहीं लेती। द प्रोडिक्शन ऑफ सूत्रा मॉडल वर टू वेरिएबल to guide government policy, did not work well on metric predicting the future under different scenario।
कि मतलब डिफरेंट सिनेरियो के अंदर ये इतना काम करती नहीं जो इसका क्रिटिसिज्म हुआ। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप रख सकते हो इसके अंदर जो आपको मेंस के अंदर लिखना है। हमने एक पॉइंट लिखना है, सूत्रा मॉडल प्रॉब्लमेटिक क्यों है। यहाँ पे टू मैनी पैरामीटर, आपने देखा ये सिम्टोमेटिक भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी। अब इतने ज़्यादा पैरामीटर हैं, अगर मान लो आपने कोई एस्टिमेशन लगाया कि ठीक है 2 लाख है ना, अब 2 लाख की जगह वो हो गया 3 लाख, तो आपके पास पैरामीटर इतने, आप 3 लाख को भी अपने मॉडल के अंदर फिट कर दोगे। अच्छा ये इसकी वजह से हुआ था, है ना, चलो जी ये भी हो गया। तो यहाँ पे वो बोलता है कि प्रॉब्लमेटिक क्या है, इट रिलाइड ऑन टू मैनी पैरामीटर्स इफ़ यू कीप रीसेटिंग दोज पैरामीटर। आपने रीसेट कर दिए, एक को बढ़ा दिया, दूसरे को कम कर दिया, तो यू कैन फिट एनीथिंग, है ना। यहाँ पे बहुत ही जो भी आपका मतलब कोविड का केसेस बढ़ेंगे, कम होंगे या उतने रहेंगे, तीनों केसेस के अंदर आपका मॉडल फिट बैठेगा। तो ये वाला पॉइंट आप मेंस के अंदर जो कोट कर सकते हो एज ए एग्जांपल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इबोला वायरस डिजीज़, इबोला वायरस डिजीज़ तो ठीक है, अभी देखो DRC जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, एंड ऑफ इबोला आउटब्रेक। तो यहाँ पे आउटब्रेक बेसिकली आपकी जो फेब के अंदर 2021 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी, इबोला बेसिकली है क्या, तो इसके बारे में हमने पढ़ते हैं। पहले वायरस डिजीज़ है, तो यहाँ पे या तो अगर मान लो एग्ज़ाम के अंदर वो बोलेगा इबोला डिजीज़, तब ये वायरस बीच में से गायब होगा। ठीक है जी, या वो EVD डिजीज़ भी इसको बोला जाता है, तो इसी ध्यान रखना EVD डिजीज़ भी ये है। तो अगर तो इबोला अकेला आ गया, फिर वो वहाँ पे स्टेटमेंट बन सकती है वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़। अगर इबोला वायरस डिजीज़ ही बोल दिया फिर तो काम ही खत्म है ना। तो ये RNA वायरस है, क्योंकि हमने ये भी ध्यान रखना है, जैसे कोविड RNA है ना, ये अपना कोरोना वायरस है, ये RNA या DNA, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए आपको जो भी डिजीज़ न्यूज़ के अंदर है वो ध्यान थोड़ा सा रख लेना, RNA है या DNA, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, ये EVD सबसे पहले 2 साइमल्टेनियसली आउटब्रेक हुई थी। वन इज साउथ सूडान, अब ये अकॉर्डिंग टू WHO साउथ सूडान, दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे जो DRC के अंदर इबोला रिवर है, जो कॉन्गो रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे आपका नेम दिया गया। तो अगर आप देखो, मान लो UPSC ने एग्ज़ाम के अंदर दिया कि ठीक है ये सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इबोला रिवर के पास पाया गया, तो ठीक है, लेकिन अगर उसने साउथ सूडान दे दिया, लेकिन यही आप हम पढ़ते नहीं ज़्यादा, साउथ सूडान भी यहाँ पे 2 साइमल्टेनियसली आउटब्रेक हुई थी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को गलत ना कर देना, ये स्टेटमेंट भी ठीक है अकॉर्डिंग टू WHO ऑफिशियल साइट। इबोला रिवर के बारे में देख लेते हैं। इबोला रिवर लेगबला इसका जो लोकल नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्गो रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, अगर हम देखें ये वाली आगे। ठीक है जी, ये देखो। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं ट्रांसमिशन। अब इसका इबोला वायरस डिजीज़ का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, देखो अगर आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं मैं एक, ये वाली, पहले तो बैट के अंदर एनिमल के अंदर घूम रहा है, उसके बाद बैट से अदर एनिमल है ना, इनके अंदर भी ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। तो ये अब ह्यूमन के अंदर आपस में ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब पहले एनिमल टू एनिमल, उसके बाद एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, ये एनिमल टू एनिमल हो गया, उसके बाद एनिमल टू ह्यूमन एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन। 3 केसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके। नेचुरल होस्ट की बात करें, फ्रूट बैट को माना जाता है कि इसका नेचुरल होस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग के अंदर अभी मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाया। अब एनिमल से ह्यूमन के अंदर कैसे आया, जैसे मान लो ब्लड, सिक्रीशन, ऑर्गन, बॉडली फ्लूइड यहाँ से फैलता है। ठीक है जी, ये फ्रूट बैट, चिंपैंजी, गोरिल्ला है ना, मंकीज, एंटेलोप, यहाँ पे इनके बाद देखा गया। उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब यहाँ से आपका ह्यूमन के अंदर आ गया। ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट। याद रखना ये एयर वगैरह है ना, जैसे आपका ये अपना कोरोना एयर से फैलता है, ये नहीं फैलता। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने थोड़ा सा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ये फैलता कैसे है, जैसे डायरेक्ट कंटेक्ट हो गया। ब्रोकन स्किन है, वहाँ पे बहुत सारा, अगर आप स्किन किसी जैसे हमारी यहाँ से कट होता है, वहाँ पे फ्लूइड निकलता है, उससे कंटेक्ट हो गया। ठीक है, बॉडी फ्लूइड, पर्सन जो सिक है उसके साथ कंटेक्ट हो गया। कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, विद बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड से जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है ना, ब्लड, फीसेस, वॉमिट वगैरह, ऐसे वहाँ से कंटेक्ट हो गया, तो तब भी ये उसके अंदर हो सकता है। उसके बाद बरियल सेरेमनीज है ना, यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे भी डायरेक्ट कंटेक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट देखो, डायरेक्ट कंटेक्ट का हर पॉइंट के अंदर लिखा गया है, तो ये ध्यान रखना आपने। देन प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट मिल्क से फैलता है, हाँ
हो सकता है, और मदर टू बेबी या ये भी हो सकता है। ये हमने चीज़ें याद रखनी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब उसके बाद देखते हैं सिम्टम क्या है। ऐसा आपको यूपीएससी के अंदर कभी सिम्टम पूछे नहीं जाते, क्योंकि सिम्टम के वाला जो स्टेटमेंट होगी वो मोस्टली बोलते हैं तो वो ऑलरेडी करेक्ट होती है सभी के अंदर। हाँ, मान लो बहुत ज़्यादा कोई एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई कि ये मेनली इसको मान लो बोल दिया किसी ने कि ये डिजीज़ है, ये जैसे आपकी कोरोना है, वो बोल देगा मेनली ये ब्रेन को इम्पेक्ट करती है, नहीं, वो मेनली आपका लंग्स को करती है। तो वो स्टेटमेंट जो होती है वो उसके अंदर हाँ आप गलत कर सकते हो। अदरवाइज जैसे फटीग है, मसल पेन वगैरह नॉर्मल रहती हैं। ठीक है, वैक्सीन क्या है इसके अंदर, RVSV जेबो, ये अभी रिसेंटली जो यूज़ की गई है DRC के अंदर। तो यहाँ पे माना जाता है कि भाई हाईली प्रोटेक्टेड वैक्सीन है, तो ये याद रखना। हमें ये याद रखना होता है क्या वैक्सीन इसके लिए इबोला के लिए वो बोलेगा देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर इबोला, वो स्टेटमेंट गलत है, आगे है। अब बात करते हैं इबोला की। यहाँ पे एक यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने कंट्रीज़ के नाम ही लिख दिए थे कहाँ पे इबोला देखा गया। तो यहाँ पे मेनली जो अभी देखो सेरा लियोने, लिबेरिया, देन गोइना, ये 3 हो गए। उसके बाद गैबन, कॉन्गो, DRC है ना, देन साउथ सूडान, युगांडा। तो यहाँ पे इतने से नाम हमें याद रखने हैं कि इस एरिया के अंदर ये देखा जाता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इसको ज़्यादा वेटेज भी नहीं देता यूपीएससी के अंदर। तो देन नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर देखो, यहाँ पे आप ये देखोगे कि भाई बहुत सारा वेदर, जैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज हम ये पढ़ते हैं भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, उससे बहुत सारे लोग जैसे मान लो कोस्टल एरिया आ गया है ना, आपका जो सी लेवल राइज हो गया तो उससे क्या होगा, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो चली जाएगी, है ना, सलाइन बहुत ज़्यादा सॉल्ट उसके अंदर आ जाएगा, लोग वहाँ से मूव करके माइग्रेट करेंगे दूसरे एरियाज़ के अंदर, ये हम पढ़ते हैं। तो लेकिन उसका फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये है इसका कंटेक्स्ट। पहले हम इसको समझेंगे तभी उसके ऊपर जाएंगे, अदरवाइज उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। फिजिकल रिस्क, जैसे मान लो बहुत सारा वेदर, एक्सट्रीम वेदर हो गया, सुनामी आती है या आपका ये साइक्लोन वगैरह बहुत सारे आते हैं। ट्रांजिशन रिस्क है, जैसे पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, है ना, जो छोटे छोटे हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास क्या क्या नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बिजनेस डिस्ट्रप्शन, बहुत सारा बिजनेस होगा जो कोस्टल एरिया के अंदर होगा वो भी डिस्टर्ब होगा, है ना। एसेट डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे उन्होंने रोड ये वो अपना बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर इशू आ जाएगा। माइग्रेशन, लोग माइग्रेट करेंगे, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कोस्टल एरिया से माइग्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका बहुत सारा रिस्क है, पानी भी आ गया, आपकी लैंड भी वहाँ पे जो सिंक होगी थोड़ी सी ओशन के अंदर, सी के अंदर, तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट होगी। देन लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, जो भी जैसे मान लो किसी का घर है, एक कोस्टल एरिया के अंदर घर है, उसकी वैल्यू पहले भी वो बोलता है 50 लाख है। ठीक है, अब देखेंगे यार सी फेसिंग है, बड़ा अच्छा है ना, मज़े आएंगे। लेकिन मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आने लगे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा हर साल डिस्ट्रक्शन होती है 2-3 महीने। तो अभी यही घर आपका, वो बोलेगा यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है तो इसको 20 लाख के अंदर दे, तो आपका जो एसेट है उसकी जो है ना वैल्यू है वो लो होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्लाइमेटिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। देन इंक्रीज इन एनर्जी प्राइसेस विद डिसलोकेशंस, आप एक एरिया से अब ये वाले बंदा यहाँ से उठ के कहीं और चला गया, वहाँ पे सपोज करो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस है वो है ही नहीं, तो उसको डलवाना यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे टोटल शिफ्ट करके वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना एनर्जी के लिए वो बहुत डिफिकल्ट है, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या होगा, लोअर प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट एसेट वैल्यू, मैंने ऑलरेडी आपको ये एग्जांपल दे दी, प्रॉपर्टी वैल्यू कम हो जाती है। लोअर हाउस होल्ड वेल्थ, लोगों के पास पैसा भी तो कम रहेगा। लोअर कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी कम आएगा, है ना, ये सारा रहेगा। और फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर मार्केट लॉसेस, है ना, बॉन्ड, कमोडिटी, इनकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्या है ना, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट स्टेबल है और जितनी पॉजिटिव ग्रोथ है उतनी ही इनकी वैल्यू बढ़ती है। उसके बाद क्रेडिट लॉस होगा, रेजिडेंशियल कॉर्पोरेट लोन्स, है ना, वो नहीं लोग लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, है ना, बैंक ने दे दिया, अब लोग कहेंगे है नहीं हमारे पास। अंडर राइटिंग लॉसेस, मतलब आपने प्रीमियम इंश्योरेंस के अंदर ज़्यादा भर दिया, आपको क्लेम कम मिल रहा है। देन ऑपरेशनल रिस्क, है ना, लायबिलिटी रिस्क, मान लो किसी को आपको पैसा दिया, उसका घर ये ऐसे एरिया के अंदर था, वहाँ पे बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हुआ, इम्पैक्ट हुआ, तो वो बंदा आपको कैसे पैसे देगा, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा रिस्क रहता है। तो ये सारे अपने ये वाले। अब बात करते हैं इसकी, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये क्या है। आरबीआई ने रिसेंटली इसको एज ए मेंबर ज्वाइन किया है। ये पेरिस वन प्लैनेट समिट के अंदर हुआ था। अब ये कौन, सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइज़र, ये इन दोनों ने मिलकर बनाया है। अब इसका काम क्या है, शेयर बेस्ट प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस,
टू डेवलप एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट। तो हमने ये देखा था एनवायरनमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो अगर मान लो ये फाइनेंशियल सिस्टम अपना ये क्लाइमेट चेंज है, ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ये फाइनेंशियल सिस्टम मिलके इस क्लाइमेट चेंज को सस्टेनेबल बना दे, है ना, मतलब इतना इम्पैक्ट ना पड़े, तो क्या होगा, फाइनेंशियल सिस्टम भी हमारा ग्रो करेगा, यही इसका फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट को ये करना है, किस लिए करना है, ताकि फाइनेंस जो है सपोर्ट करें हम सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए। तो हमारा जो सस्टेनेबल, अगर मैं देखूँ, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट लीड्स टू सस्टेनेबल इकोनॉमी, है ना, तो तभी आपकी इकोनॉमी भी सस्टेन करेगी, उसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, पर्पस क्या है, डिफाइन है, प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड मेंबरशिप। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको शेयर करना है, इसका पर्पस मेन। ठीक है, ताकि पर्पस और क्या क्या है, जैसे मीट ग्लोबल पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं उसको, देन फाइनेंशियल सिस्टम टू मैनेज रिस्क, है ना, एंड मोबिलाइज कैपिटल फॉर ग्रीन एंड लो कार्बन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी, अगर मान लो, अब तीसरी बात और आ गई, आज जैसे हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर फाइनेंशियल सिस्टम, अब ये पड़ता कैसे है, क्योंकि बहुत सारा फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा आता है, पैसा हमने बहुत सारा, अगर मान लो आपने कोल प्लांट के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, है ना, कोल प्लांट दोबारा इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि यहाँ पे CO2 इंक्रीज होगी, तो क्लाइमेट चेंज दोबारा इम्पैक्ट करेगा अपना फाइनेंशियल सिस्टम को, तो ये पूरा सर्कल बन गया। तो अगर मान लो ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम अपना इन्वेस्ट करता है, जैसे आपका सोलर के ऊपर, सोलर से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज आपका डिक्रीज होगा, है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो फाइनेंशियल सिस्टम वो भी डिक्रीज होगा। तो ये भी एक सर्कल बन गया। लो, ये पिक्चर अपनी डायग्राम ही बन गई, फ्लो चार्ट, इसको एग्जाम में बना देना अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कर रही है भाई स्टेट को, खुशी की बात है। हमने ये देखा था पहले, GST आया जी, GST ने उसके बाद वहाँ पे बनाया गया GST कंपनसेशन, है ना, सेस बना दिया कि हम कंपनसेशन देंगे अगर स्टेट का रेवेन्यू कम होता है। तो स्टेट को बाद में क्या हुआ, कोविड आ गया, तो स्टेट ने बोला पैसा कहाँ है, तो वो बोलते पैसा तो आया ही नहीं हमारे पास, सेंटर बोलती, तो सेंटर ने अलग अलग तरीके बताए कि ऐसे लोन ले लो आप, ये कंडीशन है डिफरेंट, वो चीज़ें, है ना, तो ये हो गया काम। उसके बाद स्टेट बोलती और पैसा कहाँ है, स्टेट कहती है हम मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन मार्केट वाले बोलते हैं भाई पैसा तो ले लोगे लेकिन इंटरेस्ट बहुत लगेगा, तो ये स्टेट ने बोला यार ये भी बात अच्छी नहीं है, है ना। स्टेट को एक और ऑप्शन दिया गया, वो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो RBI से लेता है, हमने ये भी अभी रिसेंटली किया। ठीक है, तो ये उसके पास 3-4 ऑप्शन है। अभी फिर स्टेट ने बोला यार हमें पैसा ऐसा चाहिए जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट ना देना पड़े, है ना, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे स्टेट ने ये बोला कि ठीक है, सेंटर ने बोला कि हम पैसा देंगे 15,000 करोड़ टू स्टेट एज इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन। ठीक है, ताकि वो कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर, कैपिटल प्रोजेक्ट जैसे आपकी रोड्स हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा एसेट हैं एक प्रकार के, जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करेंगे अगर उसके ऊपर स्पेंड करोगे तो। ठीक है जी, अब ये 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज़ को, स्टेट्स को हम देंगे, ठीक है, 2600 करोड़। तो आपको अमाउंट नहीं याद करनी, हमें पता है, लेकिन इतना याद रखना, पहली जो पार्ट है उसके अंदर इनको मिलता है बस, स्टेट के मतलब एरिया का याद रखना। दूसरे पार्ट के अंदर बाकी सारी स्टेट्स को मिलेगा। अब इनको कैसे मिलेगा, इनको मिलेगा जो हमने पढ़ा है फाइनेंस कमीशन, वो शेयर डेटा है ना, जो डिफरेंट हमने क्राइटेरिया में पढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, ये वो सारा उसके बेसिस के ऊपर एलोकेट करता है फंड स्टेट्स को। ठीक है, तो जो सेंट्रल का शेयर है उसके बेसिस के ऊपर कौन सी स्टेट को कितना है उसके बेसिस के ऊपर पैसा मिलेगा। ठीक है, थर्ड स्कीम है इंसेंटिव मिलेगा स्टेट को, जो अपने रिसाइकल, जो अपना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगा, मतलब मोनेटाइजेशन करेगा उसकी, उसको ज़्यादा इंसेंटिव भी देंगे, पैसा आएगा। दूसरा, जो स्टेट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो अभी घाटे में जा रहे हैं ना, उनके पास इतना मतलब लॉस हो रहा है, तो उनको अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी उनकी, तो उनको बेच के थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर देगी, तो उससे भी इनको इंसेंटिव मिलेगा इन स्टेट्स को, थर्ड पार्ट के अंदर। तो हमें क्या याद रखना है, पार्ट वगैरह अगर भूल भी गए, इतना याद रखना, नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट के लिए सेपरेट है, दूसरी स्टेट को कैसा पैसा मिलेगा अगर फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के ऊपर मिलेगा, तीसरी पार्ट के अंदर जो अपना मोनेटाइजेशन है ना, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है जी, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जितना वहाँ पे करोगे, जितना आपने मान लो रोड बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी उतनी ज़्यादा, है ना, तो यहाँ पे ये बेनिफिट देखने को मिलता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इसीलिए ये बोलते हैं। ठीक है जी,
ओके, अब यूएस सैंक्शन मेस पर अडानी टू एक्सिट म्यांमार। हमने ये पढ़ा कि यूएस ऐसी कंट्री है, यूएस ये बोलता है कि जैसे उसने पहले बोला था रशिया, ईरान, अपना नॉर्थ कोरिया, इनके कंपनीज के नाम बता दिए कि जो भी यहाँ से इंपोर्ट करेगा या इनसे ट्रेड करेगा उनको हम क्या करेंगे, उनके ऊपर, उन कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन लगाए गए। मतलब वो कंट्री डॉलर के अंदर नहीं कर सकती, डिफरेंट लगते हैं, वो कंट्री से हम भी ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब यूएस को होता है कि अगर आपने इनसे किया है, इंडिया ने भी जैसे मिसाइल वगैरह जो रशिया से इंपोर्ट करनी, तो इंडिया वहाँ पे भी बहुत सारा इशू है, ठीक है जी। तो ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। फिर ये इसको बोलते हैं काटसा लेके आया इंडिया, रशिया, ठीक है जी, यूएसए, ठीक है, ये हमने कवर किया है। उसके बाद ईरान ने भी देखा, अपने ईरान के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वहाँ पे भी यूएस ने सैंक्शन लगा दिया। तो यूएस ये सैंक्शन लगाता है जब कोई कंट्री की पॉलिसी एक तो इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से ना हो, दूसरा यूएस को लगता है कि उसको ज़्यादा नुकसान हो, तब लगाता है, ठीक है जी। अब म्यांमार के अंदर हमें पता है कि मिलिट्री कूप हुआ, तो जो गवर्नमेंट थी उनको हटा के मिलिट्री आ गई, तो इसी बेसिस के ऊपर यूएस का, ठीक है जी, यूएस ने वहाँ पे सैंक्शन लगा दिया। यूएस का जो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल है, जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का पार्ट है, यही निकालती है सब बहुत कुछ वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे सैंक्शन लगा दिया म्यांमार के अंदर। अब हमारी वहाँ पे क्या है, अडानी पोर्ट सेज है वहाँ पे, है ना, ये काम कर रही है। तो ये कहती है अगर वहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ वो अगर यूएस के सैंक्शन का वायलेशन है तो हम वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को स्टॉल कर देंगे। यही है अपना सैंक्शन वाला बात। अब बात करते हैं ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, जो OFAC है, ये आपका यूएस डिपार्टमेंट है ट्रेजरी का, मैंने ऑलरेडी बताया। ये इकोनॉमिक सेक्शन और ट्रेड सेक्शन लगाता है, ठीक है, जो यूएस फॉरेन पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी गोल्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा टेररिज्म इंक्रीज़ है, वहाँ पे सैंक्शन लगा दिया, भाई ये वाली कंट्री से कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा और हम भी नहीं करेंगे, ताकि जैसे मान लो इकोनॉमिक सैंक्शन जब लगता है, इकोनॉमिक सैंक्शन से उस कंट्री का लॉस होता है, पैसा नहीं आता और बहुत ज़्यादा पीपल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए वो कंट्री ज़्यादा प्रेशर के अंदर आती है, ठीक है जी। अब ये वाला दो टाइप के सैंक्शन लगाती है, एक प्राइमरी सैंक्शन, मतलब कोई कंट्री है, जैसे मान लो ईरान है, ईरान की एग्जांपल ले लो, इसके अंदर ईरान है, ईरान ने बहुत सारा काम किया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, है ना, वहाँ पे ऐसा हो सकता है फ्यूचर के अंदर बॉम्ब बना दे, इसलिए उसके ऊपर एसिड उसका जो थे वो फ्रीज कर दिए। जो ट्रेड सैंक्शन लगा दिए कि भाई आपने प्रोहिबिशन कर दिया है ना यूएस सिटीजन को, ठीक है, ये सारा काम कर दिया ताकि ईरान की इकॉनमी को बहुत ही नीचे लेके जाया जाए, या तो वो सुधर जाए, यहाँ ये काम होगा। दूसरा है सेकेंडरी इन सेक्शन, सेकेंडरी सैंक्शन, यहाँ पे तो देखो यूएस ने सीधा ईरान के ऊपर लगाया, ठीक है जी, ये है प्राइमरी। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी अंदर क्या होता है, मान लो आपका यूएस है, यूएस ने ईरान के ऊपर ही लगाना है, लेकिन यूएस ये बोलता है कि कोई थर्ड कंट्री, लेट अस सपोज इंडिया, थर्ड कंट्री जो ईरान के साथ काम करेगी, क्योंकि यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शन लगाया, अगर थर्ड कंट्री काम करेगी तो इस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाएगा। दिस इज़ अ सेकेंडरी सैंक्शन। सेकेंडरी सैंक्शन के अंदर कहाँ पे लगता है, थर्ड पार्टी कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी के अंदर तो डायरेक्ट अगर मैं बोलूं कि वो डायरेक्ट उस कंट्री के साथ ही अपना जो सैंक्शन लगता है, लेकिन सेकेंडरी के अंदर आपको थर्ड कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इंडिया यूएस मिलिट्री एग्रीमेंट, बहुत सारे इंडिया और यूएस मिलिट्री एग्रीमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पहले है GSOMIA। GSOMIA क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। मतलब कि मान लो अपना इंडिया, अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें ये पता है इंडिया, उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अब यूएसए भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस के भी शिप वगैरह आएंगे, मिलिट्री आएगी, है ना, यहाँ पे बहुत सारी, जैसे चाइना है, चाइना के पास भी यूएस की आती है, और यूएस के यहाँ पे जो पास पड़ता है वो पड़ता है इंडिया। तो इंडिया और यूएस के अंदर अगर ये एग्रीमेंट होते हैं तो मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स एक दूसरे की बहुत सारी हेल्प कर सकती है, इसीलिए ये मिलिट्री एग्रीमेंट हुए हैं। पहले है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, GSOMIA बोलते हैं इसको, ये 2002 के अंदर हुआ था। एम क्या है, शेयरिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो इंडिया और यूएस अपना ये मिलिट्री इंटेलिजेंस अपना शेयर करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, देन कॉमकासा, ठीक है। तो कॉमकासा जो है बेसिकली, कॉमकासा एज इट इज़ नहीं, तो हमने इसको सिसोमा करके जो अपना है मतलब सिसोमा का वर्जन है ये, ठीक है। कॉमकासा बेसिकली इट्स अ वर्जन ऑफ सिसमोआ जिसको बोलते हैं, सिसमोआ से
सिस्मोवा का वर्जन है, तो इंडिया के लिए स्पेशल ये कॉमकासा बना है। ठीक है जी, ये कॉमकासा के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये 2018 अराउंड 2018 के अंदर हमने ये साइन किया था। अब इसके अंदर क्या है, अब नाम पढ़ो, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा। ठीक है, यहाँ पे यूएस जो है, बहुत सारे, जैसे मान लो यूएस ने इंडिया को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और इंडिया ने यूएस को, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के थ्रू, अदरवाइज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दोनों के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि आप एक सिक्योर नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे मान लो आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, अगर वो सिस्टम सिक्योर हो, ऐसे ही मतलब यहाँ पे इन्होंने एक सिक्योर सिस्टम बनाया। ठीक है जी, तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया से यूएस और यूएस से इंडिया आएगी, यहाँ पे जो बेनिफिट एक दूसरी कंट्री को होगा। देन लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, ये अपना अराउंड 2016 के अंदर साइन हुआ। ठीक है, अब ये लॉजिस्टिक का मतलब हमें समझ आ गया, तो यहाँ से बस आपका ये हो जाएगा। मतलब ये कि मान लो अगर इंडिया के पास है ना यूएस नेवी वगैरह यहाँ शिप आते हैं, तो यहाँ पे रीफ्यूलिंग भी करनी है। ठीक है जी, रीफ्यूल करना है या इंडिया के पोर्ट को यूज़ करना है, ये दोनों एक कंट्रीज एक दूसरे के पोर्ट को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है जी, जैसे मान लो आप कहीं गए, आपने ऑयल फिल करना है, मान लो यहाँ पे यूएस का शिप है, वो ऑयल नहीं है, तो इंडिया के वहाँ पे आ सकता है और ऑयल फिल करवा सकता है। ऐसी जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, जैसे ईच अदर्स लैंड फैसिलिटी, एयर बेसिस, पोर्ट्स, है ना, ये सारे इसको एक दूसरे के लिए दिया गया है। यूज़फुल है इंडिया यूएस नेवी के लिए। ठीक है जी, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, क्योंकि वहाँ पे हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इंडिया लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, रीफ्यूलिंग जैसे हो गया, है ना। तो अगर अब यहाँ पे दूसरी बात कि लिमुआ क्या है, ये लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, रीफ्यूलिंग करेगा, थोड़ी बात रिपेयर करनी है, मान लो किसी का शिप है तो उसकी रिपेयर करती है, ये सारा काम करेगा, मतलब हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो आपका डायरेक्ट कोई वॉर होगी तो वॉर के अंदर इंडिया भी उसकी हेल्प करेगा, वॉर वाला वो सीन नहीं है, हेल्प वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत रीफ्यूलिंग वगैरह थोड़े बहुत चल जाता है। अब क्या पास के अंदर इंडिया ने की हेल्प? बिल्कुल की है, रीफ्यूलिंग की है। जैसे गल्फ वार थी उस टाइम के ऊपर, 9/11 के ऊपर, ये सब यहाँ पे इंडिया ने हेल्प किया है। तो यह लिमुआ क्या है, बेसिकली ये उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा, है ना। तो उसको फॉर्मल कर दिया उस प्रोसेस को, जो पहले इंडिया ने, मतलब पहले तो सर्कमस्टांसेस के ऊपर होती थी कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, अगर कुछ है ना, मान लो उस टाइम पे रिलेशन कैसा है उसके बेसिस के ऊपर हेल्प होती है, लेकिन अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। देन बेसिक एक्सचेंज, ठीक है जी, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये भी अभी रिसेंटली ये साइन हो चुका है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, रियल टाइम एक्सेस टू अमेरिकन जियोस्पेशली इंटेलिजेंस, मतलब आपको बेसिकली जीपीएस, इतना समझो, मतलब आपको सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए, वहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा गया तो ये आप इतना ध्यान रखना, मतलब आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चले। अगर आपके एयरफोर्स है उसको वो है ना, बहुत सारा जो जियो स्पेशली इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर काम करती है, वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन हमारे टारगेट की क्या है। तो अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए तो इट मीन्स कि हमारी जो कैपेबिलिटी है मिलिट्री की वो और बढ़ जाएगी। यही काम करता है आपका BECA। ठीक है, इट हेल्प इंडिया टू गेट रियल टाइम एक्सेस टू अमेरिकन जियो स्पेशली इंटेलिजेंस। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी हमारी, जैसे मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ेगी, ड्रोन्स की एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैप और सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन प्रोवाइड इंडियन मिलिट्री सिस्टम, ठीक है, हाई क्वालिटी GPS, ये मिसाइल के लिए ये भी सारा मिलेगा हमें। चलो जी, ठीक है, इसके अलावा ये नेचुरल डिज़ास्टर, उसके लिए भी बहुत काम आएगा। वहाँ पे भी अगर हमें इंटेलिजेंस प्रॉपर मिले, है ना, मान लो बहुत सारे मैप आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर के लिए, ये अमेरिकन सैटेलाइट निकालते हैं, तो यहाँ पे मोडीज वगैरह जो सैटेलाइट है उनके, तो अगर यहाँ पे हमें डिज़ास्टर के अंदर इतना हाई, मतलब हाई क्वालिटी हमें इंफॉर्मेशन मिले, तो हमारी जो कैपेबिलिटी है डिज़ास्टर को कर्ब करने की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, देन मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011। अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर ने ये बोला कि जो भी इम्पोर्टर है जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ठीक है जी, अब वो किसके लिए, मेनली ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए, जो भी मान लो किसी ने इंपोर्ट करना है मेडिकल डिवाइस ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए, अब उसको पहले क्या होता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, मैंडेटरी डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी। ठीक है, अब उसको वो इंपोर्ट कर सकता है विदाउट प्रायर मैंडेटरी डिक्लेरेशन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक है, वहाँ पे उसको पहले डिक्लेरेशन नहीं देनी पड़ेगी उन्हें क्या क्या इंपोर्ट करना है क्या क्या नहीं, अब वो ऐसे इंपोर्ट कर सकता है। हमने ये देखा है GST वगैरह भी वहाँ पे बहुत सारा जो फ्री लास्ट क्लास के अंदर जो कल क्लास हुई थी कि वो भी उसके अंदर प्रोविज़न की गई है।
अब मेट्रोलॉजी वेट एंड मेजर से रिलेटेड है बेसिकली। इसका एक्ट जो 2009 के अंदर आया था, उसका काम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ वेट मेजर रेगुलेट ट्रेड एंड कमर्स, वेट देन मेजर गुड्स आर सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वेट। मतलब आपने जैसे मान लो कोई पैकेट खरीदते हो या कुछ आप मार्केट से खरीदते हो, वहाँ पे उसका वेट लिखा होता है, उसका एक्चुअल में उतना वेट होना चाहिए, वो काम ये करता है, ठीक है। तो वेट मेजर और उसके ऊपर एमआरपी वगैरह वो भी देखते हैं अभी। तो उसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स आए 2011 में। इसने ये बोला कि जो भी आपने इंपोर्ट करना है उसके लिए मैंडेटरी आप अप्रूवल लो इंपोर्ट से पहले। जो अभी गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेडिकल डिवाइसेस जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है तो उसको उन्होंने चेंज कर दिया कि अभी आपके लिए ज़रूरत नहीं है। और इसका क्या काम है यहाँ पे, प्री पैक्ड कमोडिटीज़, जो पैकिंग है वहाँ पे क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना। अब उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे मान लो कितना वेट है, देन उसका एमआरपी कितना है, उन सभी को ये कंट्रोल करता है इसके अंदर। गुड्स डिस्प्लेस्ड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लिखे हैं वहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जैसे नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, पैकर इंपोर्टर कौन है ना, नेम ऑफ द कमोडिटी, सेल प्राइस, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो 2 एमआरपी नहीं होने चाहिए सेम प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्ट अंडर एनी लॉ, अगर कोई ऐसा लॉ होता है या कोई रूल होता है वहाँ पे उसके कंटेक्स्ट के अंदर, अदरवाइज सेम रहना चाहिए। उसके बाद फायर्स इन पब्लिक बिल्डिंग, तो आपने देखा होगा बहुत सारी फायर, अगर हॉस्पिटल से लेके हम गवर्नमेंट स्कूल तक जाएं तो बहुत सारी जगह अपना फायर बिल्डिंग के अंदर फायर देखने को मिलती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, एनसीआरबी का डेटा अगर देखें वो बोलता है 330 डाइड इन कमर्शियल बिल्डिंग फायर्स 2019। और अगर हम रेजिडेंशियल डिवेलिंग देखें, बिल्डिंग्स देखें, तो यहाँ पे बहुत डेटा बढ़ जाता है। ऐसा सच हमें इतना ही डेटा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा कंट्रोल है, प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है। रीज़न क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट है ना, स्पार्किंग होगी वहाँ पे। दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो सेफ्टी लॉज हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। अगर आप अपने स्कूल देखो अपना, उसके बाद अगर आपने बहुत सारे हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल तो चलो फिर भी थोड़े ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, अगर आप रूरल सेमी अर्बन एरिया के अंदर हैं तो आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लोगों ने तो फायर एक्सटिंग्विशर देखा ही नहीं, इसीलिए तो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर के चक्कर में फायर एक्सटिंग्विशर बेची जा रहे हैं, लोग ले रहे हैं, है ना। तो ये हाल हो गया है। हॉस्पिटल आईसीयू जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं आग लगने के, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रहती है। तो देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा कौन सा कोड है, हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एनबीसी। तो ये एक कोड है, यहाँ पे ये बताया गया कि बिल्डिंग के अंदर क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको चीज़ें लगानी है कि आपको फायर प्रूफ बनना है। पार्ट 4 के अंदर यहाँ पे डील करता है फायर एंड लाइफ सेफ्टी के बारे में। यहाँ पे क्या है, पहले तो डिज़ाइन और मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना है ताकि फायर कम लगे, है ना। दूसरा, ऑल एग्जिस्टिंग न्यू बिल्डिंग क्लासीफाइड ऑन द नेचर ऑफ यूज़, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो बिल्डिंग को इसने कैसे क्लासीफाई किया कि उनका यूज़ क्या है, उनके बेसिस के ऊपर। जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं रेजिडेंशियल एरिया, दूसरा एजुकेशनल एरिया, तीसरा इंस्टीट्यूशनल एरिया, है ना, बिजनेस, मर्केंटाइल, स्टोरेज, हजार्डस, ऐसे डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ इन्होंने बना दिया। तो यहाँ पे हॉस्पिटल आता है आपका इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर, ठीक है जी। नेशनल बिल्डिंग कोड हमें पता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS बनाता है, ठीक है, यही आपका वो भी करता है ISI मार्क वगैरह। तो यहाँ पे रिकमेंडरी डॉक्यूमेंट है इसका। इन्हें स्टेट को ये बोला कि भाई हमने आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे आपको बिल्डिंग के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा मटेरियल लगाना है, क्या क्या आपको जो भी प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं। तो ये आप अपनी स्टेट के अंदर मैंडेटरी कर दो, पहली बात। दूसरी बात, क्या किसी और जगह पे भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे भी फायर सेफ्टी बिल्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे भी है हमारे। अगर आप NDM की साइड के ऊपर भी जाओगे तो वहाँ पे आपको मैप में मिलेंगे, आपको जैसे डिफरेंट अर्थक्वेक जोन है उसके, वहाँ पे आपका घर कैसे बना होना चाहिए, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना मटेरियल लगेगा, क्या क्या लगेगा, वो सब उसकी डिटेल भी आपको मिलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे डेडिकेटेड स्टेयर केसेस होनी चाहिए, ये सारा इसने भी प्रोवाइड किया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक और चीज़ लेके आई, थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन। मतलब आप मान लो कुछ आपने बिल्डिंग बनाई है तो तीसरी पार्टी को बोले कि वो देखे और उसके बाद सर्टिफिकेशन मिले कि क्या वो प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद नेशनल जो अपना NDC है, ठीक है जी, वहाँ पे क्या क्या और रिकमेंडेशन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अगर देखें, सॉरी ये NBC है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग कोड है
यहाँ पे लग गया गलती से, मैं भी देखूँ मैंने NDC कहाँ से आ गया। NBC रिकमेंड क्या करती है यहाँ पे? NBC आपको रिकमेंड करती है लोकेशन ऑफ बिल्डिंग एंड टाइप ऑफ यूज़। मतलब मान लो आपकी जैसे आपने देखा हो बहुत सारी इंडस्ट्रियल हब्स इकट्ठी है ना, एक जगह ही बनाए हुए हैं। अब मान लो यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया, फिर इंडस्ट्री, ऐसा होगा तो इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहती है आग वगैरह के लिए, तो इंडस्ट्री के लिए अलग लोकेशन साइड पे सेपरेट रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि आपको बहुत ज़्यादा बीच में घुस जाना है हर जगह पे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला था कि ये कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। दूसरा, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे स्पेशल बिल्डिंग्स हैं, जैसे मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो आपके 9 मीटर से ऊंची हैं, ठीक है, या फिर जो 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ी हैं, उनके लिए अलग स्पेशल रिक्वायरमेंट दी गई, ठीक है जी। उसके बाद फायर रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड, तो वहाँ पे जैसे एक्सटीरियर वॉल कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या क्या उसके लिए, मतलब जो आपके अलग अलग मान लो बिल्डिंग ने अलग अलग मटेरियल यूज़ हुआ है, उसके हिसाब के ऊपर आपने कैसे और क्या क्या करना पड़ेगा आपको फायर प्रूफ बनाने के लिए। साउंड अलर्ट का बंदोबस्त किया गया यहाँ पे। अब क्या स्टेट ने ये बात मानी, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर अपना भी है उसका फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी लॉज मेजर एक्ट, ठीक है जी, 2008 से। अब यहाँ पे सेक्शन 3 के अंदर लिखा है कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड है हम उसको, वो मैंडेटरी है, जो उसने रिकमेंडेशन दी है वो हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अथॉरिटी ने उसके बाद चेक ही नहीं किया, इंस्पेक्शन नहीं की क्या ये है या नहीं। पहली एग्जांपल केरला के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ठीक है, ये भी बनाए गए हैं इंडियन स्टैंडर्ड से, लेकिन वहाँ पे NBC का जिक्र ही नहीं है। तमिलनाडु यहाँ पे भी, ठीक है, नो रेफरेंस, यहाँ पे भी कोई रेफरेंस नहीं है जो कि हमने क्या NBC के साथ करना है, ठीक है जी। उसके बाद फ्यूचर कोर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑडिट करो, ठीक है, कोविड-19 हॉस्पिटल का, ठीक है जी, तो लास्ट ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपने देखा होगा अभी कोविड हॉस्पिटल की बहुत सारी ये एग्जांपल आई हैं हमारे पास, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी है, बहुत लोग मरे भी हैं उसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंस्पेक्शन ज़रूरी है जो सेफ्टी के लिए, तो ये हमें इतना करना पड़ेगा तभी ये काम ख़त्म होगा, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आप अपना रिवीजन करिए, तो आने वाले टाइम में हम इसको लाइव ही लेके आएंगे। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है तो कर रहे हैं ट्राई, ताकि ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हटे तो हम इसको पहले वाले तरीके से ही लेके आएँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।